हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना ज्योग्राफी का सेशन जो हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में किया था दक्षिण भारत के पर्वत तक। अभी हम देखेंगे पश्चिमी घाट का पर्वत। ठीक है, चलिए। पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर की है। और पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक किया गया है। ठीक है, इस बुक में क्या है ना, एक एक चीज़ डिटेलिंग से दी गई है। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर बताया है तो पूरी डिटेलिंग से बताया गया है। तो देखिए, अच्छे से पढ़िए इसको। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम घाट के को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कलसुबाई। कलसुबाई 1646 मीटर। देखना, नॉर्थ की बात हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ सह्याद्री की बात हो रहा है। और इसका दूसरा कौन सा है? तो महाबलेश्वर। आजकल पहला तो हर एग्जाम में पूछ चुका है, अब क्या पूछेगा बीपीएससी? सेकंड या थर्ड के बारे में पूछ सकता है ना। महाबलेश्वर 1438 मीटर है। इसकी जो हाइट है वो भी ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखेंगे। उत्तरी एवं दक्षिण सह्याद्री की विभाजक रेखा कौन सी है? तो 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा जो है क्या विभाजन करती है नॉर्थ एंड साउथ सह्याद्री को। ठीक है, दक्षिण सह्याद्री का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टान से हुआ था? तो ग्रेनाइट एवं नीस से हुआ था। ठीक है, ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से हुआ है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिए, ये साउथ की बात हो रही है, नॉर्थ साउथ अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुदेरमुख 1892 मीटर है। ठीक है, दक्षिण सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो है पुष्पगिरी 1714 मीटर। महाबलेश्वर तथा हरिश्चंद्र किस पर्वत श्रेणी की प्रमुख चोटियाँ? तो पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिम ढाल कैसी है? तो तीव्र एवं खड़ा। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल कैसा है? तो मंद एवं सीढ़ीनुमा। दोनों को ध्यान रखना है। किसकी बात हो रही है? पश्चिमी एंड पूर्वी अलग अलग है। पूर्वी कैसे है? मंद और सीढ़ीनुमा है। तो पश्चिमी कौन से? जस्ट उसके अपोजिट है, तीव्र और खड़ा है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? देखिए, उत्तर से दक्षिण की क्रम की बात हो रही है। इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। देखिए, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से जब सारे फैक्ट्स पता होंगे किसी चीज़ के बारे में, तभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अटेंड कर पाएंगे, है ना। सबसे फेमस क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है, पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी? तो नीलगिरी है। पश्चिमी घाट का पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कौन सा है? ब्लॉक का। हिंदी में देख लेंगे ये, जिसका निर्माण अरब सागर में अवसलवन के कारण हुआ था। पश्चिमी घाट की नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वानानद मुख अथवा एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए, हिंदी में ये है और इंग्लिश में एस्चुरी है। ठीक है, पश्चिमी घाट की नदियाँ क्या करती हैं? एस्चुरीज बनाती है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता की श्रेणी में रखा जाता है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे वेस्टर्न घाट में। यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्रीय को विश्व धरोहर स्थित घोषित किया था, स्थल घोषित किया था। वेस्टर्न घाट क्या है हमारा? यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि 2012 में ऐड किया गया था, ये ध्यान रखना है। और के स्थल खंडों के नीचे धंस जाने से मध्य का भाग जो पर्वत की तरह ऊंचा उठ जाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। ठीक है, ऐसे दो तरफ है, ऐसे कुछ निकल आता है तो इसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी घाट, अभी हम पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं। पश्चिमी देख लिया हमने, अब हम पूर्वी देखेंगे। पूर्वी घाट भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, वो कहाँ से था? ताप्ती से लेकर कन्याकुमारी तक था। यह उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। पूर्वी घाट का पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसमें ईस्ट, नॉर्थ और साउथ कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, उसमें दो थे ना, नॉर्थ और साउथ, इसमें नहीं है ऐसा, इसमें सिंपल एक ही है। देखेंगे आगे अगर हुआ तो। पूर्वी घाट का पर्वत सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ईस्टर्न घाट का सबसे बड़ा शिखर की बात हो रही तो जिंदागड़ा विशाखापट्टनम में है। ठीक है, सेकंड की बात करें तो महेंद्रगिरी है। मीटर भी ध्यान रखेंगे, 1690 है सबसे बड़े का, दूसरे का है 1501 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। दोनों घाट की बात करें तो पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट से छोटा है। ठीक है, ईस्टर्न घाट जो है वो छोटा है वेस्टर्न घाट से। कितना मीटर छोटा है? तो 1100 मीटर छोटा है। पूर्वी घाट के मध्य भाग में स्थित पूर्वी तथा पश्चिमी पहाड़ियों को क्रमश किन श्रेणियों के नाम से जाना जाता है? वेलिकोंडा श्रेणी है, पालकोंडा श्रेणी के नाम से जाना जाता है, दोनों को अलग अलग। पूर्वी घाट में शिखरों की आकृति कैसी है? तो कंटीली है, कंटीली है। चलिए पहाड़ियों का क्रम देख लेते हैं पूर्वी घाट के उत्तर से दक्षिण में।
देखिए ये सीक्वेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेंगे इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको रिवीजन कर लेंगे। नल्लामलाई पहाड़ी किसकी बात हो रही, नॉर्थ से साउथ की बात हो रही, ईस्टर्न घाट की, ठीक है। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, वेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा पहाड़ी भी आंध्र प्रदेश में, नगारी पहाड़ी भी आंध्र प्रदेश में, जवारी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये क्या है आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, ये चारों तमिलनाडु में है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्लीन कर देती हूँ। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे भारत के तटीय मैदान। भारतीय तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी एवं समुद्र तट के मध्य तक है। तटीय मैदान के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है, तो सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन एवं निष्पेक्षण तथा पठारी नदियों के अवसाद के जमाव। ये नीचे मैप दे रखा है कुछ, इसको देख लेते हैं, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान, इसको डिवाइड किया गया, वैसे कुछ खास नहीं है। चलिए पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है, तो सूरत से कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, ठीक है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम पश्चिमी तटीय मैदान तथा विस्तार देखते हैं। गुजरात का तट कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात का तटवर्तीय क्षेत्र है। कोंकण का तट जो है वो महाराष्ट्र दमन से लेकर गोवा के मध्य तक में है। कन्नड़ का तट जो है वो गोवा से मंगलुरु के मध्य तक है। एक मिनट। मालाबार का तट है मंगलुरु एवं कन्याकुमारी के मध्य है। नोट देखना है इसमें क्या लिखा गया, गुजरात के मैदान को कच्छ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान किस राज्य में सर्वाधिक चौड़ा है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान। कोंकण के तटीय मैदान पर कौन से वन अधिक पाए जाते हैं, तो साल तथा सागवान के वन ज़्यादा पाए जाते हैं। कयाल, लगून किस तटीय मैदान में पाए जाते हैं, तो मलाबार के तटीय मैदान में पाए जाते हैं। कन्नड़ के तटीय मैदान में मुख्य कृषि कौन कौन सी है, तो सुपारी, नारियल तथा गरम मसाला। मतलब साउथ की बात हो रही है तो वहाँ पे ज़्यादातर तो यही चीज़ें होती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान उदाहरण है, किस तरह के मैदानों का उदाहरण है, तो जलमग्न तटीय मैदानों का, जो मतलब पानी में सबमर्ज रहते हैं, ऐसे मैदान का उदाहरण है। चलिए प्रमुख नगर देखते हैं हम लोग। अब ऐसे कौन कौन से प्रमुख शहर है जो कि बसे हुए हैं पश्चिमी तट पर। जंजीरा महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, कन्नूर आपका केरल में है, नागरकोइल जो है आपका तमिलनाडु में, उडुपी जो है वो कर्नाटका में है, ठीक है, ये ध्यान रखें। जंजीरा मुझे नहीं पता होगा सबको, उडुपी सबको पता होगा, कन्नूर भी पता होगा, है ना, ये दो देख लेंगे, जंजीरा देख लेंगे खासकर। चलिए अब देखेंगे हम पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है। पूर्वी तट और बंगाल की खाड़ी दोनों को देख लेंगे, उसके बीच क्या कहा जाता है, तो पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। चलिए आगे देखेंगे। पूर्वी तटीय मैदान तथा उनके विस्तार अभी देख लेते हैं। जैसे हमने पश्चिमी वाले देखे थे, हम पूर्वी वाले देखते हैं। उत्कल तट कहाँ से कहाँ तक, तो स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के मध्य है। उत्तरी सरकार तट जो है महानदी से कृष्णा नदी के मध्य है। कोरोमंडल तट जो है आपका कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के मध्य है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य कौन सा तट स्थित है, तो कोरोमंडल तट स्थित है। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तमिलनाडु के किस तटीय शहर को केप कोमोरिन कहा जाता है। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहा है ये, कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है, तो चिकनी मिट्टी की प्रधानता है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन सी झीलें स्थित है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पूर्वी तटीय में है ये। चिल्का उड़ीसा में, कोलेरू और पुलिकट, ये तीनों क्या है, लगून झीलें हैं। ये तीनों लगून है, ध्यान रखेंगे। चिल्का, कोलेरू, पुलिकट तीनों जो है वो लगून झीलें हैं। और ये कहाँ पर था आपका, वेस्टर्न तटीय मैदान में है। उड़ीसा के मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उत्कल के नाम से जाना जाता है। ये हमारे राष्ट्रीय गान में भी आता है ना, उत्कल बंगा, तो वही उत्कल है ये जो उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कुछ डेल्टाज है हमारे, वो देख लेते हैं हम लोग। गोदावरी डेल्टा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में। महानदी डेल्टा उड़ीसा में, और कावेरी डेल्टा जो है हमारे तमिलनाडु में है। कुछ हम नोट देख लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दी हुई है उन्होंने। पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर पूर्वी मानसून तथा दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है, दोनों से प्राप्त होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी और साउथ वेस्ट मानसून से, दोनों से क्या प्राप्त होती है, पूर्वी तटीय मैदान को।
पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरीज का निर्माण करती है। वो तो पश्चिम वाली भी कर रही थी। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो तथा जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। प्लेट्यू जिसको कहा जाता है ना। पामीर का पठार सुना होगा आप लोगों ने, वही है पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। और ज़्यादातर ऊंचाई कितनी होती है प्रायद्वीपीय पठार की? तो 600 से 900 मीटर तक की होती है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस दिशा में है? तो उत्तर एवं पूर्व दिशा की ओर जो है इसका ढाल रहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भारत की सबसे प्राचीन भू आकृतिक संरचना कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, सबसे प्राचीन जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है हमारे। प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र कौन कौन सी भूक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो अनावृत्तिकरण से क्या होता है? ये प्रभावित होते हैं सर्वाधिक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। प्रायद्वीपीय पठार मुख्य तथ्य है, इसके कुछ तथ्य हैं वो देख लेते हैं। यह त्रिभुजाकार का होता है। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है। ठीक है, इस पठार में अरावली जैसे प्राचीन वलन स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम डक्कन ट्रैप के बारे में। डक्कन ट्रैप क्या है? डक्कन ट्रैप में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ? तो काली मिट्टी। ठीक है, गोदावरी नदी किस पठारी क्षेत्र से अपवाहित होती है? तो डक्कन ट्रैप से होती है। गोदावरी साउथ की नदी है, साउथ के उससे होती है। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र पहाड़िया का विस्तार किस पठारी क्षेत्र में है? तो ये आपका डक्कन ट्रैप में है। कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र कौन सी है? तो डक्कन ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है और कॉटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल जो है वो काली मिट्टी है। ठीक है, इसको रेगल सॉइल या ब्लैक सॉइल कहा जाता है। तो डक्कन ट्रैप के क्षेत्र में होती है। क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से किस पठार का निर्माण हुआ? तो डक्कन ट्रैप किससे रिलेटेड है? ज्वालामुखी से रिलेटेड है। ठीक है, क्रिटेशियस युग का है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगर यही पूछ सकते डक्कन ट्रैप किस युग का है? तो क्रिटेशियस युग का है। किससे बना था? तो ज्वालामुखी से बना था। एक लाइन में 3 क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग चुका है। ठीक है, डिटेलिंग करके पढ़ना है अभी, है ना। 69 के बाद तो बहुत समझ में आ चुका है किस तरीके से पढ़ना है। रट्टाफिकेशन करना नहीं है, समझनी है चीज़ों को, है ना। तो ऐसे ही पढ़ना है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। कर्नाटका का पठार देखते हैं अब। कर्नाटका के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मलनाड कहा जाता है। ठीक है, मलनाड। मलनाड से लगे पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं, ये नोट कर लेंगे। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ किस पठार पर है? तो कर्नाटका के पठार पर है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कर्नाटका पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मुल्यानगिरी या मुलनगिरी कह सकते हैं। ठीक है, कर्नाटका पठारी। कर्नाटका के पठारी क्षेत्र में औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को किस नामों से जाना जाता है? तो मैसूर का पठार या बेंगलुरु का पठार के नाम से जाना जाता है, जो औसत से ऊंचे मैदान है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए, कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र किस पठार में है? तो मैसूर में है। कर्नाटक कावेरी नदी, मैसूर के पठार। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्र, शरावती तथा भीमा किस पठार की मुख्य नदियां हैं? तो कर्नाटका के पठार की हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती तथा भीमा। कर्नाटका का पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से अधिक इंपॉर्टेंट, यानी बाबा बुदान क्षेत्र में क्या होता है? आयरन और बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना का पठार। रायलसीमा एवं तेलंगाना का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में स्थित है ये। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठार क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रायलसीमा पठार कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर स्थित पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो तेलंगाना का पठार कहते हैं। सिकंदराबाद एवं हैदराबाद किस पठार के निचले भागों में स्थित है? तेलंगाना पठार में। चलिए मेवाड़ का पठार देखते हैं अब हम लोग। मेवाड़ का पठार का विस्तार किन राज्यों में? तो राजस्थान में तो ऑब्वियसली होगा, मेवाड़ के नाम से पता लग रहा है। और दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश है। अरावली पर्वत को मालवा के पठार से कौन सी संरचना अलग करती है? देखिए, अरावली को कौन अलग करती है मालवा से? तो मेवाड़ पठार ही अलग करता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेवाड़ का पठार किस नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बनास नदी। अभी आप लोग चेक करके बताएंगे बनास नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है। मालवा का पठार देखते हैं, इंपॉर्टेंट पठार है हमारे लिए। मालवा के पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और किस चट्टान से निर्मित है? तो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है।
चलिए, मालवा पठार को राजस्थान में क्या कहा जाता है? देखिए राजस्थान में इसका अलग ही नाम है, तो हटौती का पठार कहा जाता है राजस्थान में। मालवा पठार के उत्तर दिशा में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो ग्वालियर की पहाड़ी स्थित है, नॉर्थ में। मालवा पठारी क्षेत्र किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने वाली है? तो ये कपास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मालवा पठार। चलिए आगे देखेंगे। चंबल, नर्मदा वन, ताप्ती मालवा के पठार की नदियाँ हैं, ये देखेंगे। वहाँ क्या था? कृष्णा था, बाकी नदियाँ थी, यहाँ पे ये तीनों नदियाँ इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वाधिक गढ़ अपृत क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा का पठार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। मालवा का पठार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पठार का हम लास्ट देखते हैं आज। बुंदेलखंड का पठार, ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच किस प्रकार का विस्तार है? तो बुंदेलखंड के पठार। ठीक है, ग्वालियर के पठार तथा विंध्याचल श्रेणी के पठार के बीच में क्या है? आपका बुंदेलखंड के पठार है। बुंदेलखंड पठार का विस्तार किन राज्यों में है? तो यूपी में है और एमपी में है, 2 जगह हो सकता है, यूपी एमपी। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिले आते हैं। देखिए ये एमपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद करना, ये हमारे बिहार वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमें बस इतना ध्यान रखना है। चलिए यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में बताते नहीं कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, बताएंगे तभी तो हम लोग उस पर काम कर पाएंगे ना। अभी ज्योग्राफी कंटिन्यू रखते हैं, पॉलिटी थोड़ी हो गई थी, तो अभी थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है, तो मैं देखती हूँ मैं पॉलिटी भी दोनों को साथ में लेके चलूँ, है ना। जैसे आप बोलेंगे, मैं चाह रही थी कि साइंस शुरू करूँ या हिस्ट्री शुरू करूँ, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है। कोई कमेंट करता नहीं है, करेंगे बताएंगे तभी तो हम लोग उस पर काम करेंगे। बाकी जो देखने वाले हैं देखिए और रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।